हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जेके पीएसआई के रिलेटेड। ओके, इस वीडियो सेशन में हमारे पास जनरल अवेयरनेस से 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं। ये एज अ टेस्ट रहेंगे। टेस्ट नंबर 3 है हमारे पास आज। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हम डेली आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहते हैं, आप हमारी वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, जो भी जेके एसएसबी का पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चंस लाए जाते हैं। आपने अपने पास एक नोटबुक भी रख लेनी है, जो पॉइंट्स आपने अपने नोट्स में नहीं मेंशन किए होते वो आप कर लिया करें। ओके, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्यूज कनाल। ठीक है, आपको स्यूज कनाल के बारे में बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है द स्यूज कनाल वाज ऑफिशियली ओपनड ऑन नवंबर 17 1869। कि जो स्यूज कनाल है ये ऑफिशियली ओपन हुई थी 17 नवंबर 1869 में। और दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अरेबियन सी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है कि ये जोड़ती है, किसको जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी को अरेबियन सी से। अगर हम फिर उसके बाद बात करें, तीसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मैरी टाइम रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप। और यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर चूज करें जल्दी से, क्या आंसर रहने वाला है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जेके एसएसबी ने 2 बार इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, द सुएज कनाल वाज ऑफिशियली ओपनड ऑन नवंबर 17 1869। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर हमारे पास इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू अरेबियन सी, ये गलत है। अरेबियन सी को नहीं ये जोड़ता है, ये हमारे पास यहाँ पे रेड सी को जोड़ता है। ठीक है, रेड सी याद रखना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मैरी टाइम रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में अगर हम बात करें ये करेक्ट है, द सुएज कनाल वाज ऑफिशियली ओपनड ऑन नवंबर 17 1869। और फिर अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सुएज कनाल जो है वो जोड़ती है किसको, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ, नॉट द अरेबियन सी। और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज द शॉर्टेस्ट मैरी टाइम रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग था। ओके, आप सब ने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आपको सही आंसर चूज करना है। बताएं, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया द प्राइमरी एम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज टू अचीव स्वराज आर सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ रूल, स्वराज का मीनिंग क्या है, सेल्फ रूल। द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एंड चितरंजन दास। अब बताएं जरा विच अबव द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है इनमें से स्टेटमेंट, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट ओनली फर्स्ट, या फिर हमारे पास इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फर्स्ट की भी बात करें या हम सेकंड की बात करें, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जो प्राइमरी एम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वो क्या था, अचीव करना स्वराज को, और स्वराज क्या था, सेल्फ रूल। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं ये जो हमारे पास स्वराज पार्टी है ये किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ये हमारे पास क्या था, एक पॉलिटिकल कंपेरिजन था। ठीक है ना, देखें अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, हमारे पास एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। ठीक है, कंपेरिजन था जो लॉन्च किया गया था 4 सितंबर, डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1920 में। क्लियर, किसके थ्रू, महात्मा गांधी के थ्रू, एम के गांधी के थ्रू, अगर हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ओके, और उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे इसका जो एम था वो परस्यूडिंग करना था ग्राउंड सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, अचीविंग स्वराज आर सेल्फ रूल वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये इनका
वन ऑफ द क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की, तो स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ड्यूरिंग द मूवमेंट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड रिप्रेजेंट नेशनलिस्ट इंटरेस्ट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, आपने ध्यान देना है। क्लियर। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्वराज की, ठीक है ना, स्वराज पार्टी की, तो ये पॉइंट एक और नोट कर लेना कि जो स्वराज पार्टी थी, फाउंडर तो हमारे पास चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन ये फाउंड कब की गई थी, 1 जनवरी 1923 में, ठीक है, 1923 में। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिसॉल्व हो गई थी, डिसॉल्व की बात करें तो 1935 में, ठीक है, 1935 में, 1935 में ये डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। और ये स्प्लिट किससे हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग सिटीज विद देयर निकनेम्स, ठीक है ना, आपको इन सिटीज को इनके निकनेम के साथ जोड़ना है। सबसे पहले दिया गया है सिटी का नेम और इधर दिया गया है निकनेम। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। आगरा दिया गया है, ठीक है, अहमदाबाद दिया गया है और इलाहाबाद दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आगरा को क्या कहते हैं, आगरा का निकनेम क्या है। तो अगर हम बात करें इस कॉलम की, तो आगरा को कहा जाता है पीठा नगरी, ठीक है, आगरा का नाम क्या है, पीठा नगरी, ये आपने याद रखना है। क्लियर। और यहाँ पे ए का आ जाएगा 3, ठीक है। और यहीं पे अहमदाबाद को कहा जाता है बोस्टन ऑफ इंडिया, ठीक है, अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। और इलाहाबाद प्रयागराज को कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी का फर्स्ट आ जाएगा, बी का सेकंड आ जाएगा और ए का थर्ड आ जाएगा। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, आगरा इज नोन एज पीठा नगरी, ये पॉइंट नोट करो। अहमदाबाद इज कॉल्ड द बोस्टन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद प्रयागराज इज रेफर टू एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये आपने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 104 आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। पार्ट फर्स्ट दिया गया है, पार्ट सेकंड दिया गया, पार्ट थर्ड दिया गया और पार्ट फोर्थ दिया गया और सामने आर्टिकल्स दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए पार्ट फर्स्ट की बात करें तो आर्टिकल हमारे पास 1 से 4 के बीच में आते हैं, यानी कि ए का क्या है, ए का थर्ड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड में आते हैं हमारे पास 5 से 11, ठीक है। तो बी का क्या हो गया, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। और यहाँ पे पार्ट थर्ड दिया गया है, पार्ट थर्ड में हमारे पास कौन से आर्टिकल आते हैं, पार्ट थर्ड में हमारे पास आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। तो बी का हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी का 4 और डी का आ जाएगा हमारे पास सेकंड, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो आपको बताना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देखें। पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। सेकंड की बात करें तो इसमें सिटीजनशिप आता है 5 से 11 के बीच में। और थर्ड की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35 के बीच में। और पार्ट फोर्थ में हमारे पास आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से 51 आर्टिकल्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था, आप सबने 1 सेकंड में इसका आंसर चूज कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC। स्टेटमेंट फर्स्ट पूछी गई है ऑप्शन ए में, द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932, ठीक है। फिर आपसे सेकंड ऑप्शन में पूछा गया द पार्टी वाज रीनेम्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939 टू रिप्रेजेंट ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। और सी में पूछा गया इट वाज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताए क्या आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। तो यहाँ पे आंसर चूज कर लिया होगा आपने। देखे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द पार्टी वाज रीनेम्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939 टू रिप्रेजेंट ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। इट वाज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है, तब यूटी नहीं थी, तब स्टेट थी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इसका सही आंसर रहेगा।
देखिए अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, JKNC वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932। ओके, ये डेट आप याद रख सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट इट वाज रीनेम्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939 टू रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। और थर्ड क्यों इनकरेक्ट है, गलत क्यों है, द पार्टी वॉज फाउंडेड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन द यूटी, ठीक है, नॉट इन द यूनियन टेरिटरी, तभी ये गलत है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, कई बार एग्जामिनर आपको फंसा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर था, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, मैच द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। बताए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले यमुना दिया गया है, फिर सोन दिया गया है, फिर गोमती और फिर गंडक, और आपको सही से इनको जोड़ना है पेयर्स को। तो क्या आंसर आएगा। देखिए यमुना की अगर हम बात करते हैं ना, तो यमुना जो है इसकी वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी है, आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। यमुना इसकी क्या है, वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी है, जो ज्वाइनिंग करती है यहाँ पे प्रयाग में, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सोन की, तो सोन इसकी जो है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, तो बिल्कुल सही है। और गोमती की बात करें अगर हम, तो गोमती की जब बात की जाती है तो गोमती इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जो ओरिजिनेटिंग होती है नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन गंडक जो है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ये ओरिजिनेटिंग होती है नेपाल हिमालयाज में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ए का 4, ठीक है, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप सबने आंसर सही चूज किया होगा इस क्वेश्चन का। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया था, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर चूज किया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं यमुना के बारे में, तो यमुना क्या है, द वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी है, जो ज्वाइनिंग करती है गंगा को कहाँ पे, प्रयाग में, इलाहाबाद में। और सोन की बात करें तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। गोमती की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जो ओरिजिनेटिंग होती है कहाँ पे, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में। और गंडक की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जो ओरिजिनेटिंग होती है नेपाल हिमालयाज में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 107, मैच द फॉलोइंग पर्संस विद देयर डेजिग्नेशंस। बताएं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले दिया गया MK स्टैलिन, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। बी नंबर पे दिया गया जस्टिस मनमोहन, सी में दिया गया एयर चीफ मार्शल AP सिंह, और डी में IPS ऑफिसर नलिन प्रभात। बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए एक चीज तो आपको समझ आ चुकी होगी, अगर हम नलिन प्रभात की बात करें तो आपने न्यूज़ में सुना होगा, हमने भी आपको पढ़ाया था, ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर जम्मू एंड कश्मीर है। तो डी का तो 4 ही रहने वाला है, डी का 4 ही रहने वाला है। पहले दो ऑप्शन तो यहीं से कट हो गई, एलिमिनेशन मेथड आप लगाया करें, ठीक है। लास्ट वाले दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे MK स्टैलिन की, MK स्टैलिन के बारे में भी मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था। तो MK स्टैलिन जो है ना, ये क्या है, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, MK स्टैलिन जो है ये हमारे पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, याद रखना, याद रखना, ये क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। तो आप याद रख सकते हैं, बी का हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एयर चीफ मार्शल AP सिंह की बात करें तो ये चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडियन फोर्स के। और IPS ऑफिसर नलिन प्रभात के बारे में मैंने तो बता दिया आपको। लेकिन जहाँ पे जस्टिस मनमोहन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी यहाँ पे कैसे किया। MK स्टैलिन क्या है, A का सेकंड, ठीक है, B का फर्स्ट, ओके, और C का C ही है और D का D ही है। तो यहाँ पे इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वैसे ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, C इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं MK स्टैलिन के बारे में, MK स्टैलिन की बात करें तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। जस्टिस मनमोहन की बात करें तो ये चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के। एयर चीफ मार्शल AP सिंह की बात करें तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडियन एयर फोर्स के। और IPS ऑफिसर नलिन प्रभात की बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल है पुलिस के जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, GI टैग पे बेस्ड है, और जम्मू एंड कश्मीर के जो GI टैग हैं इन पे बेस्ड है। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले आपके सामने प्रोडक्ट दिया गया, इसके सामने डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया भद्रवा राजमा, फिर सेकंड नंबर पे रामबन अनारदाना, और फिर बसोली पेंटिंग, रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। क्या आंसर रहेगा। देखिए इसमें तो आपको समझ आ रहा होगा, रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है रजौरी का, पहला पॉइंट, यानी डी का फर्स्ट होगा। डी का क्या होगा, फर्स्ट। तो यानी कि पहले दो ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है। और फिर यहीं पे रामबन अनारदाना की बात करें तो ये क्या है, ये एक यूनिक वैरायटी है पोमीग्रेनेट सीड की, तो इसके सामने तो यही आएगा।
बी का तो हमारे पास बी का सेकंड ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बसोली पेंटिंग के बारे में तो इसके सामने भी बिल्कुल सही आएगा, रिनोव्ड आर्ट फ्रॉम बसोली। और रजौरी चिकरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो भद्रवाह राजमा की बात करें तो ये एक फेमस टाइप ऑफ किडनी बीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, कॉलम वाइज है, लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन मैंने रखे हैं कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। हम भी इसी तरह से डे बाय डे लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे भद्रवाह राजमा की बात करें तो ये एक फेमस टाइप ऑफ किडनी बीन है। रामबन अनादाना की बात करें तो ये एक यूनिक वैरायटी है पोमीग्रेनेट सीड्स की। बसोली पेंटिंग की बात करें तो ये एक रिनाउड आर्ट है बसोली से, ठीक है। और यहाँ पे रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है रजौरी का। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही चूज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 109 आपसे पूछा गया मैच द फॉलोइंग लेक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। अब जे एंड के की लेक्स जो है ना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। बताए आंसर क्या रहेगा। डल लेक दिया गया है, फिर नगीन लेक दिया गया है, मानसबल लेक दिया गया है और गंगाबल लेक दिया गया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम डल लेक की बात करते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, ये हमारे पास जीवल ऑफ श्रीनगर के नाम से जानी जाती है या फिर लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से। तो ए का तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है, आपने ऐसे ही चूज किया होगा। फिर अगर हम बात करते हैं मानसबल लेक की, तो मानसबल लेक को क्या कहा जाता है, ए फ्रेश वाटर लेक कॉल्ड द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें ए का क्या आएगा, थर्ड, और यहीं पे सी का क्या आएगा, फर्स्ट, सी का फर्स्ट। तो यहाँ पे ए का थर्ड और सी का फर्स्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही ऑप्शन आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। और यहीं पे अगर हम गंगाबाल लेक की बात करें ना, तो इसका आंसर जो है ये लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख आल्सो कॉल्ड हरमुख गंगा। ये बिल्कुल इसके सामने जो स्टेटमेंट दी गई है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। और नगीन लेक के सामने भी एन ऑफ शूट ऑफ डल लेक, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। कैसे किया हमने, डल लेक के सामने आएगा यहाँ पे नोन एज द जीवल ऑफ श्रीनगर और लेक ऑफ फ्लावर्स। मानसबल लेक के सामने आएगा ए फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, कॉल्ड द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। नगीन लेक के सामने बिल्कुल एन ऑफ शूट ऑफ डल लेक, और गंगाबल के सामने लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख एंड आल्सो कॉल्ड हरमुख गंगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। डल लेक नोन एज जीवल ऑफ श्रीनगर और लेक ऑफ फ्लावर्स, नगीन लेक एन ऑफ शूट ऑफ डल लेक, मानसबल लेक ए फ्रेश वाटर लेक often referred to as the supreme gem of all Kashmiri lakes, Gangabal lake located at the foot of Mount Harmukh and also called Harmukh Ganga। okay, क्वेश्चन नंबर 110 आपसे पूछा गया व्हाट आर द टू मेजर सेक्ट्स ऑफ द जैन ऑर्डर। अब जैन ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जैनिज्म से, ठीक है, जैनिज्म से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है दो मेजर सेक्ट कौन कौन से हैं जैन ऑर्डर के। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, शिवतंबारा एंड दिगंबरा। ओके, श्वेतंबारा की बात करें एंड दिगंबरा की बात करें, ये दो मेजर सेक्ट हैं जैन ऑर्डर के। तो आपने जैनिज्म को अच्छे से पढ़ा होगा। जैनिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिज्म से आ सकता है, ठीक है, तो इस पे आपने ध्यान देना है। तो श्वेतंबारा एंड दिगंबरा आर द टू मेजर सेक्ट्स ऑफ द जैन ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो श्वेतंबारा है, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास बताता है एस्थेटिक वियर वाइट क्लॉथ्स, के जो सन्यासी लोग थे वो किसको पहनते थे, वाइट क्लॉथ्स को, ठीक है, इसमें ये बताया जाता है। और दिगंबरा की बात करें तो इसमें एस्थेटिक्स जो थे गो नेक्ड, और यहीं पे मेन डिफरेंस इसमें क्या है, क्लॉथिंग वर्सेस न्यूडिटी का। ओके, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन डैश। बताए क्या आंसर रहेगा, आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है आरबीआई के बारे में, क्या आंसर रहेगा। इजी सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दे। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल की बात करें, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। कोलकाता में हमारे पास जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। ये पॉइंट आप नोट करेंगे और यहीं पे आपने याद रखना है। इस्टेब्लिशमेंट तो हमारे पास 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसके बाद आप याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू। अब यहीं पे इनिशियल ऑफिस इसका कहाँ पर था, कोलकाता में था, लेकिन परमानेंट ऑफिस की बात करें तो मूव टू मुंबई इन 1937 में इसका जो परमानेंट ऑफिस है ये मुंबई में शिफ्ट किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि करंट आरबीआई गवर्नर कौन है, ठीक है ना, आपसे पूछेगा करंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा जो हैं ये अभी हमारे पास करंट आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कौन थे, शक्तिकांत दास, अब कौन है, संजय मल्होत्रा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जेकेएसएसबी ने बड़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। विच स्टेट डोमिनेट्स इन कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया? सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होती है? इंडिया की बात हो रही है, तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। ओके, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके टेस्ट वगैरह भी कवर हो जाएंगे और आपको नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जम्मू एंड कश्मीर जीके के भी मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें या इंग्लिश सेक्शन की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, नेशनल लेवल के जो भी है टॉपिक वाइज, तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। इसकी फी रहने वाली है 499 रुपीज़। ओके, और आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी और आपके OMR टेस्ट जो है वो 20 से स्टार्ट हो जाएंगे। 21 को आपका पहला टेस्ट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट जो है आपका वो 21 को रहने वाला है। तो टेस्ट हमारे OMR बेस्ड होंगे, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर टेस्ट देना चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर जो आपको दिख रहा होगा इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको पेड ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। ओके, और आने वाले टेस्ट आप अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया इंडिया हैज अराउंड 24.46% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन माइट्स एंड रेफर्स टू रीजन विद हाई स्पीशियस रिचनेस एंड एंडेमिज्म, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें ये भी सही है, सेकंड की बात करें ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, India has around 24.46% of its geographical area covered by forests and trees। और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन माइल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टू डिस्क्राइब रीजन्स विद हाई स्पीशियस रिचनेस एंड एंडेमिज्म, तो ये भी बिल्कुल सही है। तभी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया? कि इनमें से कौन सा मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है इंडिया का? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर चूज करें। द हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स, द थार डेजर्ट। क्या आंसर रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार डेजर्ट जो है ना, ये हमारे पास मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है इंडिया का। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे थार डेजर्ट की बात करें ये तो नहीं है, लेकिन जो मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के उनमें से हिमालयाज हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जामिनर। इंडो बर्मा रीजन है, द वेस्टर्न घाट्स हैं, या फिर हमारे पास संडालैंड है जो हमारे पास निकोबार आइलैंड में आता है। और लेकिन जो थार है, थार डेजर्ट की बात करें ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तभी ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, जिनमें से भी क्वेश्चंस लाए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि वेयर वाज द 2025 महाकुंभ मेला हेल्ड? 2025 का जो महाकुंभ मेला है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से आंसर चूज करना। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए, अगर हम बात करते हैं 2025 महाकुंभ मेला की तो ये हेल्ड हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फ्रॉम जनवरी अगर हम बात करते हैं 13 से लेकर फरवरी 26, 2025 के बीच में ये होना है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अब मैच द फॉलोइंग बैटल्स विद देयर ओपोनेंट्स। देखिए, हिस्ट्री की जो बैटल्स है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा गया है कि जो बैटल्स है इनको आपने जोड़ना है ओपोनेंट्स के साथ। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन है, फिर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन है, और फिर हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है और बैटल ऑफ कानवा है। आपको इनको सही से पेयर को जोड़ना है। क्या आंसर रहेगा? जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन थी ये किसके बीच में हुई थी? ये हमारे पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के बारे में तो ये भी हमारे पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुई थी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना।
फिर हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये हमारे पास बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और बैटल ऑफ कानवा की बात करें तो ये बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो इसको मैच करता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये भी, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने ध्यान देना है। अभी तो हमारा लेवल फिलहाल इजी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस लाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा इजी होते हैं वन लाइनर फॉर्म से अगर देखा जाए, क्योंकि बंदा जो है यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर दे सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन की बात की तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। फिर हमने बात करी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के बारे में, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। तो इस तरह से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है फर्स्ट बैटल जो थी टेरेन की, ये हमारे पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड बैटल ऑफ टेरेन की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और बैटल ऑफ कानवा की बात करें तो बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया, मैच द फॉलोइंग एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। यूएन के सामने आपको बताना है क्या आएगा, नेटो, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए फुल फॉर्म्स को भी आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन लाने का मकसद यही है। अब यूएन क्या है? यूएन यूनाइटेड नेशन। नाटो क्या है? नाटो हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। अब ये तो आपको मालूम हो चुका है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लेकिन अब ना एग्जामिनर आपसे पूछेगा यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हमारे पास न्यूयॉर्क में है। तो ये आप याद रखना, यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क में हमारे पास इसका क्या है, हेडक्वार्टर। नाटो का कहाँ पे है ये पूछ लेगा, तो तब आप क्या बोलेंगे? जब हम नाटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हमारे पास याद रखना आप बेल्जियम में है। बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हमारे पास अगर हम बात करते हैं जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ओके, ये नोट कर लो, ये पूछा जाता है। और यहाँ पे आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर आप नोट करें, ये हमारे पास यहाँ पे नोट करो जल्दी से। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है हमारे पास वाशिंगटन में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ओके, तो आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैच द फॉलोइंग पब्लिकेशंस विद देयर फाउंडर एडिटर्स। न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है संवाद कमूदी, मिरातुल अकबर, हिंदू पैट्रियोट। क्या आंसर रहेगा? देखिए मिरातुल अकबर की बात करें, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर है, एडिटर है, ठीक है। संवाद कमूदी की बात करें तो ये भी हमारे पास किसने लिखी है? ये भी हमारे पास राम मोहन राय ही इसके फाउंडर एडिटर है। तो हिंदू पैट्रियोट की बात करें तो मधुसूदन राय। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सामने सेकंड दिया गया ना, ये इसके सामने आएगा। तो क्या आंसर रहेगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। देखें संवाद कमूदी की बात करें तो ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, राम मोहन राय के थ्रू 1822 में इन्होंने लिखा था। और यहीं पे मिरातुल अकबर की बात करें, पर्शियन लैंग्वेज जर्नल था, राजा राम मोहन राय के थ्रू 1822 में ये भी पब्लिश किया गया। हिंदू पैट्रियोट की बात करें तो इंग्लिश वीकली था, ये किसने लिखा? मधुसूदन राय ने 1853 में, 1853 में। तो ये पॉइंट आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ये क्वेश्चन लाने का भी यही मकसद है कि आपको न्यूज़पेपर को भी अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, व्हाट इज ए पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जल्दी से आंसर चूज करें। व्हाट इज ए पेनिनसुला? जियोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है, ए पीस ऑफ लैंड कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड एंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द अदर साइड। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम इनॉग्रेटेड। कि इंडिया का पहला राइस एटीएम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप चूज करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए। अगर आपने 20 में से 15 से अबव क्वेश्चन ठीक किए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। और इस टेस्ट में आपने ज़्यादा नहीं तो 17-18 क्वेश्चंस तो ठीक करने ही थे, इजी क्वेश्चंस लाए थे, ठीक है। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।